एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण कैसे बना। जी हाँ, आज इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले यह जानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस वक्त में राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बताया जाता है कि कांसी राम जी के बाद दलितों के लिए एक बड़े नेता की तलाश दलितों के युवा वर्गों में बड़ी तेजी से फैल रही थी। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जब उनके नब्ज को पकड़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रशेखर आज़ाद ही कांसी राम के बाद वो आइकॉन है, दलितों का हर दिल अजीज है, दिल की धड़कन है। ये सारा जो है सारे अहर्ता को जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है पूरा करता हुआ दिख रहा है। तभी तो ऐसी कौन सी बात है कि उनके एक इशारे पर लाखों लोग दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और उनके सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ इस ओर इशारा करती है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए युवा तैयार बैठी हुई है। और उनके सभाओं में जो नारे गूंजते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और और जितने जो नारे गढ़े जाते हैं, इस नारों के साथ जब चंद्रशेखर आज़ाद मोचों पर हाथ फेरते हैं तो आइकॉन जो उनको मानने वाले तमाम दलित लोग हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। ये अंदाज जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को उनके मानने वाला काफ़ी पसंद करते हैं। बताया जाता है इसके पीछे भी कारण है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो जो मोच में जो हाथ फेरते हैं इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। दरअसल दलितों को मोच रखना और उसको ऊंचा रखना और घोड़ी चढ़ना, इस पर बड़ी आपत्ति बताई जाती है और कई जगह ऐसी घटनाएं हो गई है। इसी को दिखाने के लिए और इसको अपने लोगों को अपने तरफ माइल करने के लिए और अपने तरफ आकर्षित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपने कार्यक्रमों में जो लच्छेदार भाषण तो देते ही हैं, लोगों को लुभाते ही हैं, लेकिन साथ में मोचों में जो ताव देते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन है। जिस चंद्रशेखर आज़ाद रावण की मैं बात कर रहा हूँ उसका जन्म यूपी के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव धड़कौली में हुआ और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में ही पूरा की और उन्होंने कानून की डिग्री भी ली है। बताया जाता है कि इस कानून की डिग्री लेने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि उनको भली भांति मालूम है कि संविधान में उनको क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दलितों वंचितों के लिए क्या अधिकार निहित की गई है। ये अच्छी तरह भली भांति जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जानते हैं। यही नहीं, किन आरोपों में क्या धारा लगती है और किस आरोपी में कितनी सजा होती है और वो धारा बनता भी है कि नहीं बनता है, कि तमाम तिकड़मों को अच्छी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। और यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष की कहानी। दरअसल बात यह है कि सन 2017 की बात है, सहारनपुर में एक दंगा हो गया था। दंगा के बाद उनको आरोपित बनाया गया था। उसके बाद शुरू हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की कहानी। बताया जाता है कि 5 मई 2017 को राणा प्रताप जयंती के लिए एक जुलूस निकाला गया था। अब वो जुलूस शब्बीरपुर गांव की तरफ जा रही थी कि अचानक शब्बीरपुर के गांव के तरफ से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया इस जुलूस में और उसके बाद संघर्ष की एक नई कहानी शुरू होती है। राजपूत और दलितों का एक संघर्ष शुरू होता है और इस संघर्ष के बीच में एक राजपूत युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद तो मानो नई एक परिपाटी का जन्म हो जाता है, नई एक शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद 9 मई 2017 को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक रैली का जो है आयोजन जो है गांधी मैदान में की और ये उनके भीम आर्मी के द्वारा किया गया। भीम आर्मी का निर्माण वो पहले कर चुके। बताया जाता है कि भीम आर्मी को बताने से पहले वो ये बताते हैं, एक बार उनके पिता अस्पताल में गए और दलितों का जुल्म की जो कहानी या दास्तान देखा, उसके बाद उनको एक संगठन बनाने की आवश्यकता हुई। बहरहाल
भीम आर्मी संगठन ने वहाँ एक बड़ी सभा को आयोजन किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस लोगों को जमकर पिटाई कर दी और भगदड़ सा मचा दिया और इसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। यहीं से एक दूसरी कहानी का अंजाम शुरू होता है और दूसरी कहानी एक शुरू होती है। बताया जाता है कि भीम आर्मी के लोग इससे भड़क गए, अपने नेताओं का गिरफ्तारी के बाद इतने भड़क गए कि उन्होंने मुख्य सड़कों को जाम कर दिया और सड़क को जाम करने के ही का ही बात है कि वहाँ आगजनी हो गई और बताया जाता है एक बड़ी बस और कुछ मोटरसाइकिल और कार जला दी गई और उसके बाद नया संघर्ष की कहानी शुरू होती है और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की गिरफ्तारी होती है और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया जाता है और वो 16 महीने जेल में रहते हैं। लेकिन इसके बीच एक नई कहानी शुरू होती है। अपने आप को अंबेडकर के शागिर्द मानने वाले और अंबेडकर विचारधारा के मानने वाले बताने वाले चंद्रशेखर आज़ाद रावण की 48 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने रिहाई करा दी। इसके पीछे भी एक कहानी बताया जाता है। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि आप 48 दिन पहले रावण की क्यों रिहाई संभव कराई, तो उन्होंने कहा कि उनकी माता यानी चंद्रशेखर आज़ाद की माता उसके सामने एक आवेदन दी थी, उस आवेदन के आलोक में मैंने ऐसा आदेश निर्गत किया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक गलियारों पर एक नया चर्चा बन गया कि संभव है कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने योगी के साथ में एक गुप्त मीटिंग की जिसके बाद उसकी रिहाई संभव हुई, क्योंकि रासुका लगाने आने के बाद उनकी जो बेल होने की जो स्थिति थी वो गंभीर बनी हुई थी, यानी उसकी संभावना कम थी। लेकिन अचानक उनकी जो रिहाई होती है तो ये राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बन गया कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अब योगी आदित्यनाथ के चेले बनकर रह जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जैसे ही जेल से बाहर आए, एक सभा किए और उन्होंने जमकर योगी यानी बुलडोजर बाबा को जमकर कोसा और भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहा और वो सरेआम के बाद नई शुरुआत हो जाती है। वही शुरुआत होती है जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की एक नई कहानी। उनका मूंछ में हाथ देने का अंदाज और उनके भाषणों का अंदाज ये बात स्पष्ट करता है कि उन्होंने एक संघर्ष की बड़ी कहानी बताई। दरअसल 16 महीने जेल में रहने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल मीडिया के सुर्खियों में आए, राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी और दलितों से जुड़े होने की वजह से और अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए और अपने आप काशीराम को आइडियोलॉजी मानने की वजह से बहुत बड़े अनुयायी उनके साथ जुड़ते चले गए और उनकी भीड़ आर्मी में लगातार इजाफा होते चला गया और एक बड़ा संगठन के रूप में इस वक्त में भीम आर्मी काम कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, उसके बाद संघर्ष होता है राजनीतिक पार्टी का जन्म। यहाँ वो आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी का गठन सन 2000 में करते हैं। उसका मकसद है कि वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को और अपनी पार्टी के बैनर तले अपनी बात को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाए, ताकि अंबेडकर का जो मिशन है जो अधूरा है उस मिशन को पूरा किया जाए, काशीराम के जो सपने हैं इसको पूरे किए जाए। दरअसल काशीराम के संघर्ष के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की जो बातें हैं लोगों को लुभाने लगा और वही बात जो कहते थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, जो बात मान्यवर काशीराम जी कहते थे, उस बात को कहने के लिए पूरी बोल्ड होकर यानी उसके जो अंदाज है उसमें जो बोल्डनेस है यानी बेबाक अंदाज में जो बात कहते हैं वो दलितों को, वंचितों को और अल्पसंख्यकों को रिझा देती है। इसी रिझाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की जो पृष्ठभूमि है वो उसको उसके कद काठी को बड़ा कर देती है। बताया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली थी। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में जो है जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने प्रधानमंत्री को वाराणसी में उसके खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद राजनीति में एक भूचाल सी आ गई, एक नई बात आ गई। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव तो नहीं लड़े, उन्होंने समाजवादी और उसके गठबंधन को समर्थन दे दिया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके हिचकोले खाते चले गए और उसकी महत्वाकांक्षी योजना काम करते चले गई और विधानसभा चुनाव में
उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में जो है गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में मात्र 4000 वोटों में से ही उनको संघर्ष करना पड़ा, तो संतोष करना पड़ा, और वो चुनाव तो बड़ी बुरी तरह हारे, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक संघर्ष को और अपने सामाजिक आंदोलन को कभी कमतर होने नहीं दिया। और जिस हिसाब से उस पर सहारनपुर, उनके जो गृह जिला में विगत दिनों में जो उन पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद फिर एक बार उन नेशनल मीडिया में और अखबारों में एक सुर्खियाँ बन गई। दरअसल उनके एक सुबह कार में कुछ अज्ञात लोगों ने सहारनपुर में हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए, और उसी में उस कार में उनके एक छोटे भाई और उनके साथ में 5 लोग सवार थे, और उनको गोली छूते हुए पार कर गए और उनको सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, और स्वस्थ होने के बाद फिर दिल्ली में उसी तरह से एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उनके एक इशारे पे उनके अनुयायी, उनके पार्टी के और भीम आर्मी के लोग जिस तरह से जुटान किए, और फिर वही नारा गुजा कि चंद्रशेखर आज़ाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और अंबेडकर साहब और उनकी विचारधारा को जिस हिसाब से जय भीम के नारों के साथ में उनका जो कार्यक्रम सफल हुआ, इससे इस इशारा तो कर ही दिया कि आने वाला समय में चाहे वो किसी भी घटक दल हो, चाहे वो इंडिया के घटक दल हो, लेकिन या फिर एनडीए के जो विस्तार घटक हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जो भीड़ है और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनको मानने वाले निश्चित तौर पे ये मानते हैं कि इस वक्त में युवाओं का रुझान, खासकर दलितों का, वंचितों का जो रुझान है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे दीवानगी की तरह है। वो उनको हरदल अजीज मानते हैं, वो उनको आइकॉन मानते हैं, उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में मायावती के बहुजन समाज पार्टी इस वक्त में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये ज़्यादा संभावना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण वहाँ पर अपनी पैठ बना ले। अभी तक भले ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण और राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा करिश्मा तो कर नहीं पाए, वो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए, लेकिन ये बात कही जा रही है दबी जुबान से कि आने वाला समय में चंद्रशेखर आज़ाद रावण राजनीति में एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हो चुका है। तो अब देखना है कि 26 दलों का जो इंडिया का जो विपक्षों का गठबंधन है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो आती है, या जो एनडीए का जो विस्तार हो रहा है उसमें आते हैं। अभी फिलहाल दोनों की तरफ उनका रुख तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीति पर नज़र रखने वाला कहते हैं कि संभव है कि वो इंडिया का जो विपक्षों के गठबंधन में उनको शामिल कराया जाए। इसको लेकर कवायद की जा रही है। सोनिया गांधी, माफ़ कीजिए, प्रियंका गांधी ने जब उनसे अस्पताल में भेंट की, उस पर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा चलते चला गया, और रावण कहते हैं कि प्रियंका बहन मेरे पास आई थी मेरे हाल चाल और हमारा स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। तो राजनीतिक गलियारों में जब कोई किसी से भेंट करता है तो उसके मायने निकाले ही जाते हैं, इसको स्पष्ट तौर से देखा जाता है। लेकिन राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण के संपर्क में बताए जाते हैं। ऐसे राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा ऐसे भी है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और भीम आर्मी के आइडियोलॉजी पर विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी विचारधारा के एगेंस्ट है। यानी भारतीय जनता पार्टी से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके आइडियोलॉजी के साथ स्पष्ट झलकता है। यानी जो विचारधारा अंबेडकर विचारधारा का और माननीय काशीराम की विचारधारा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को कभी रास नहीं आएगा। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को अम्बेडकरवादी भी कहती है और काशीराम के मानने वाले भी कहते हैं, लेकिन ये बात उनके फॉलोअर अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। वो हाथी के वो दांत है जो दिखाए कुछ और जाते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद उस रावण जब जेल के अंदर 16 महीने की यात्रा की, उसके बाद उनका जो उदय हुआ और जिस हिसाब से उन पर कातिलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए, उसके बाद उनकी जो सभा हुई, इस बात को इंगित करता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस वक्त में राजनीति के एक बड़ी धुरी बन चुके हैं। उनका भीम आर्मी में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि देश भर में उनका संगठन है और उनके एक इशारे पे लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। लेकिन जब उनके चुनावी हलफनामे, जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस वक्त में स्पष्ट हुआ कि वो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है। बताया जाता है कि मात्र 44 लाख ही उसकी चल और अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी वंदना कुमारी के पास तो 3 लाख कुछ लाख बताए जाते हैं और कुछ गहने बताए जाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो चल अचल संपत्ति है उसका भी पता चल चुका है, जो उनके एफिडेविट में जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जाहिर किए उसके बारे में स्पष्ट है।
आने वाला समय में चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की क्या दृष्टिकोण बनेगी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त राजनीतिक गलियारों पर फिर एक बार चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की चर्चा शुरू हो गई और यही चर्चा दिल्ली के जंतर मंतर में और दिल्ली के दूसरे इलाकों में बड़ी तेज़ी से घूमता है और उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा में एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी जो पैठ बनती चली जा रही है, निश्चित तौर पर उसका एक अलग कहानी होगी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स को जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।